हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीलिम्स के सेशन में हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे और आज की हमारी थीम है बैंकिंग से रिलेटेड। सभी को पता है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो ये 5 सवाल देखते हैं जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट भी चेक करेंगे, एप्लीकेशन भी चेक करेंगे एंड थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज भी चेक करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, स्लीपी क्लासेस द्वारा नए बैचेस लॉन्च किए जा रहे हैं सोशो, PSI, GS एज वेल एज SA के। तो इन सभी बैचेज में, इन सभी कोर्सेज में 10% तक का आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। अर्ली बर्ड 25 ये कूपन कोड आपको यूज़ करना है। तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए हमारे कोर्सेज को, एनरोल कीजिए एंड अपनी 2025 की जो प्रिपरेशन है उसको और बेहतर बनाइए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। ओपन मार्केट ऑपरेशन से रिलेटेड यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया है। बिल्कुल स्टेटमेंट में कहा गया है कि भैया ये पर्टिकुलर ऑपरेशंस RBI द्वारा यूज किए जाते हैं ताकि रुपये की लिक्विडिटी को मैनेज किया जा सके, राइट। तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो यहाँ पर बताना है। पहले में कह रहे हैं कि मॉनेटरी बेस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता जब भी आपके इस तरीके के ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। सेकंड में कह रहे हैं कि RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से यील्ड भी कम रखता है, एज वेल एज जो सरकार की बोरोइंग कॉस्ट है उसको भी यहाँ पर कम रखता है। थर्ड में कह रहे हैं जो आपके शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं उन पर इंपैक्ट पड़ता है जब भी आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, राइट। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, समय लगेगा, एप्लीकेशन बेस्ड है, तो मैं बिल्कुल एडवाइस करूंगा वीडियो पॉज करके एक बार सोच के फिर ही करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस बेसिकली बाइंग और सेलिंग की जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाय द सेंट्रल बैंक ताकि रुपये को मैनेज किया जा सके, रुपये की लिक्विडिटी को मैनेज किया जा सके। तो जाहिर सी बात है जब भी RBI इस प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा तो उसके माध्यम से पैसा बाहर निकालेगा, राइट। एंड सिमिलरली अगर RBI द्वारा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी जा रही हैं, बाय की जा रही हैं, तो उस केस में रुपये वो मार्केट में रिलीज करेंगे। तो यही टूल यहां पर यूज किया जाता है। तो मॉनेटरी बेस बेसिकली जिसमें बैंक्स के रिजर्व्स आते हैं। तो जब भी बैंक से इस प्रकार की सिक्योरिटीज खरीदी जाएंगी और RBI उन्हें पैसा देगा तो जाहिर सी बात है उनके जो रिजर्व्स हैं उसमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मॉनेटरी बेस पर डेफिनेटली यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो फॉर श्योर फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी यहां पर इनकरेक्ट है। सेकंड में जो बात की जा रही है कि ये यील्ड को कम रखता है एज वेल एज जो बोरोइंग कॉस्ट है सरकार की उसे यहाँ पर कम रखता है। थोड़ा खुद सोचिए कि अगर RBI द्वारा इस प्रकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी जा रही हैं तो मतलब कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि RBI यहाँ पर खरीद रहा है। एंड हमने समझा है कि जब डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज की तो उसका प्राइस भी वहां पर बढ़ता है। एंड बॉन्ड यील्ड्स एंड बॉन्ड प्राइस के बीच में हम क्या समझते हैं कि भैया इनवर्स रिलेशनशिप है। इस पर हमने पूरा एक डेडिकेटेड सेशन लिया है। अगर आपने नहीं समझा है अभी तक इस कॉन्सेप्ट को कि क्या दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, किस तरीके से इस रिलेशनशिप तक हम यहाँ पर पहुँचते हैं, तो फॉर श्योर मैं यहाँ पर आपको पेन मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जाके जरूर देखिएगा, राइट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट कि जहां पर हम बात कर रहे हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के चलते यील्ड कम हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। यदि RBI द्वारा यहाँ पर डिमांड क्रिएट की जा रही है ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी यील्ड पर हम डाउनवर्ड इंपैक्ट देखेंगे, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप यहां पर देखने को मिलता है, राइट। एंड यील्ड बेसिकली एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि सरकार की जो बोरोइंग कॉस्ट है, ठीक है। तो अब जब भी कोई नई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर सरकार द्वारा मार्केट में बेची जाएंगी तो सिंस RBI उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है, डिमांड भी यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, तो बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इनकी डिमांड क्रिएट करेंगे, चलो कल को RBI को यहाँ पर बेच सकते हैं, राइट। एंड जिसकी वजह से उनकी यील्ड यहाँ पर कम देखने को मिल सकती है एंड सरकार की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, राइट। थर्ड में बात करें कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आपके इंपैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ओपन मार्केट ऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है। RBI को लग रहा है कि भैया मार्केट में उस प्रकार की इकोनॉमी में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेंगे एंड पैसा यहाँ पर बैंक को देंगे। बैंक के पास अगर एम्पल रिजर्व रहेगा, ज़्यादा पैसा अवेलेबल रहेगा, तो उस केस में जो उनकी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें भी हम चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, जिसके बेसिस पर C ऑप्शन हमारी यहाँ पर करेक्ट है। तो वही कहानी आपको एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पर समझाई गई है कि पहली बात किस प्रकार के ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, तो किस प्रकार से ये पर्टिकुलर टूल यहाँ पर यूज किया जाता है, राइट। तो वही चीज एक्सप्लेन की गई कि जब भी RBI द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी जाएंगी थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कहीं ना कहीं उन सिक्योरिटीज की डिमांड भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनका प्राइस बढ़ेगा एंड डेफिनेटली यील्ड के ऊपर डाउनवर्ड इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड जो कि हमने यहाँ पर पॉइंट समझा भी। और जब भी सरकार इस प्रकार के नए बॉन्ड्स इशू करेगी अपने फंड्स रेज करने के लिए, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स के लिए भी वो अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनेंगी इफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो कि RBI द्वारा परचेज किए जा रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से, वो कम यील्ड यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। तो वो इंसेंटिव मिलता है यहाँ पर फिर इन्वेस्टर को कि वो ऐसे नए बॉन्ड्स खरीदे एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट्स
एंड इफेक्टिवली गवर्नमेंट की जो बोरिंग कॉस्ट है वो भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है, राइट। बाकी रही बात मॉनेटरी बेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड जब भी इस प्रकार की ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी जाती हैं, तो बैंक्स के पास और पैसा यहाँ पर अवेलेबल रहता है, जिसकी वजह से उनके जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें हम डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ पर विटनेस कर सकते हैं, राइट। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं वो यहाँ पर बताना है। पहले में कह रहे हैं कि हाई क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कैन लीड टू लिक्विडिटी इश्यूज अगर डिपॉजिटर्स अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दें। सेकंड में कह रहे हैं कि अगर आपके जो बैंक डिपॉजिटर्स हैं इफ दे स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स हाई रिटर्न इक्विटी लिंक्ड प्रोडक्ट्स, तो उसकी वजह से क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। थर्ड में कह रहे हैं कि 2023-24 ने विटनेस किया है डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बिकॉज उस प्रकार की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा यहाँ पर फॉलो की गई थी। थोड़ा सोचिए, थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड भी है एंड मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को करेक्टली। तो देखिए पहली बात तो थर्ड स्टेटमेंट को यहीं समझ लेते हैं। 2023-24 में क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ती हुई देखने को मिली है विद द इंक्रीज्ड डिमांड फॉर क्रेडिट एंड लो डिपॉजिट रेट्स। इट्स नॉट लाइक कि डिपॉजिट रेट्स कम हो गए पहले से, इट जस्ट दैट जो डिपॉजिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिलती थी वो डिपॉजिट ग्रोथ जो उसका रेट है वो कम होता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में हमें इंक्रीज देखने को मिला कि ज्यादा लोग लोन की डिमांड कर रहे हैं बट लोग अपना पैसा उस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिपॉजिट नहीं करवा रहे बैंक में, क्योंकि उस प्रकार का जो आपके इक्विटी लिंक प्रोडक्ट्स है, म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक्स या शेयर्स हो गए, कि लोग अपना पैसा बैंक में रखने के बजाय वहां अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स हैं वो कम देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई कि नहीं डिक्लाइनिंग ट्रेंड नहीं देखने को मिला, इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट देखने को मिली कि जी हाँ, अगर डिपॉजिटर इस तरीके से अपना जो इन्वेस्टमेंट मेथड है रेदर देन कीपिंग इन एफडीज और सर्टेन काइंड ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, उसके बजाय यदि इस प्रकार की इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में इंक्रीज ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगेन आई विल रिपीट, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो माने कि क्रेडिट आपका न्यूमिनेटर में है, डिपॉजिट डिनोमिनेटर में है। डिपॉजिट यदि कम होगा, क्रेडिट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है इस रेशियो की वैल्यू भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अब वही वाला पॉइंट है, अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हाई है और उस समय पर यदि जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना पैसा विड्रॉ करने लग पड़े कि ऑलरेडी यहाँ पर डिपॉजिट कम है बट फिर भी यहाँ पर विड्रॉ करने लग पड़े, तो उस केस में बैंक को लिक्विडिटी की समस्या भी देखने को मिल सकती है। तो पहली स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होते हुए ए ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो 80% का हाईएस्ट लेवल इन द 20 ईयर्स यहाँ पर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखने को मिला है, राइट। एंड कहीं ना कहीं जो इसका कारण था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि स्टेटमेंट 2 में वहां पर मेंशन था। तो आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई हो। अगला सवाल NABFID से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, फैक्चुअल सवाल है। पहले में कह रहे हैं स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है विद द प्राइमरी फंक्शन कि जो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का गैप है हमारे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको यहाँ पर पूरा किया जा सके। सेकंड में कह रहे हैं कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बेसिकली आपका इंटरेस्ट रेट है जो कि NABFID द्वारा चार्ज किया जाता है अपने लोन्स पर। एंड थर्ड में कह रहे हैं कि सरकार द्वारा यहां पर NABFID को कैपिटलाइज किया गया था, जब इसके निर्माण किया गया था तो इसमें अपफ्रंट कैपिटल इन्फ्यूजन किया गया था 20,000 करोड़ का। तो 3 स्टेटमेंट से बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। देखिए यहां पर हमारी डी ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल प्राइम ऑब्जेक्टिव इसका यही रखा गया था कि भैया उस प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ती है, खासकर उन प्रोजेक्ट्स को जिनका जेस्टेशन पीरियड लंबा देखने को मिलता है, तो भैया बैंक्स नहीं दे सकते उनको पैसा, क्योंकि बैंक्स के पास जो पैसा है वो डिपॉजिटर्स का है। तो उसी कारणवश ये NABFID की स्थापना की गई थी एक एक्ट के माध्यम से, हेंस द स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन, राइट। सेकंड में जो कह रहे हैं कि MSF रेट है, जी नहीं, ये इनकरेक्ट है, अभी हम देखेंगे इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर क्या है। एंड थर्ड बिल्कुल करेक्टली कि इस प्रकार का कैपिटल इन्फ्यूजन यहाँ पर किया गया था, राइट। तो बेसिकली NABFID की स्थापना 2021 में की गई बाय द मींस ऑफ NABFID एक्ट ऑफ 2021, जिसका हमने पर्पस समझ लिया कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये वर्क करते हैं टुवर्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्ट लेंडिंग, इन्वेस्ट भी करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर्स के माध्यम से, एंड आगे जाके उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली आपकी जो हार्मोनाइज लिस्ट ऑफ सेक्टर्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, बेसिकली उनमें इनका पैसा यहाँ पर लगाया जाता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स और सर्विसेज एक्सटेंड की जाती हैं टू द फंड इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए, राइट। तो जितने भी आपके ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो भी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स उनके लिए जो पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है, राइट, तो इसमें बेसिकली NABFID का अपना लेंडिंग रेट यहाँ पर एप्लीकेबल रहता है।
राइट। एंड वो जो लेंडिंग रेट है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वहां पर वेरी भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, मार्केट में किस तरीके की डिमांड है। कोई फिक्स नहीं है कि भैया इतने ही इंटरेस्ट रेट पर यहां पर देंगे, बट पॉलिसी रेट्स में से कोई भी रेट यहां पर यूज नहीं किया जाता, जिसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट थी। अपार्ट फ्रॉम दैट 100% ओनरशिप यहां पर सरकार की है, एंड एक्ट में यह भी बताया गया है कि सरकार को मिनिमम 26% तो स्टेक मेंटेन करना ही करना है। रिसेंटली सरकार ने एक और यहां पर पॉइंट रखा था इससे रिलेटेड कि यहां इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की कैपिटल को और बूस्ट करने के लिए सरकार ने बोला है ऐसे बैंक्स को जिनकी अच्छी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो है कि भैया आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में कैपिटल इन्फ्यूज कीजिए, आप अपना ओनरशिप यहाँ पर लीजिए, इक्विटी इन्फ्यूजन यहाँ पर कीजिए, ताकि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन बढ़ चढ़ के इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लैंडिंग यहाँ पर कर सके, राइट। तो CRAR की बात यहाँ पर हो रही है, तो जरा कमेंट बॉक्स में बताइए पब्लिक सेक्टर बैंक एज वेल एज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट RBI द्वारा रखी गई है कि कितनी CRAR की रेशियो यहाँ पर मेंटेन करनी है उन्हें, राइट। जरूर मेंशन कीजिएगा, आपका होमवर्क है आज का ये। चलिए अगला सवाल यहां पर उद्गम पोर्टल से रिलेटेड यहां पर पूछा जा रहा है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, 4th नंबर ऑफ है। कह रहे हैं कि कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इस पोर्टल को करेक्टली यहां पर डिफाइन कर रही है। पहले में कह रहे हैं इसे डिजाइन किया गया है ताकि जो आपके ट्रांसफर ऑफ फंड्स उनको स्ट्रीमलाइन किया जा सके ऑफ द सेंट्रल सेक्टोरल एज वेल एज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, राइट, कि जिनको भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को जो पैसा भेजना है वो इस पोर्टल के माध्यम से भेजा जाएगा। सेकंड में कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि डिजाइन किया गया है ताकि अवेयरनेस बढ़ाई जा सके विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। थर्ड में कह रहे हैं कि RBI का इनिशिएटिव है ताकि पब्लिक को एजुकेट कर सकें विद रिस्पेक्ट टू रेगुलेशंस, जिसके चलते जो क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विसेज बैंक्स हैं वो यहां पर एनहांस की जा सके। तो 3 स्टेटमेंट से थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मेंशन कीजिए। देखिए उद्गम पोर्टल इन तीनों स्टेटमेंट में से किसी भी स्टेटमेंट को करेक्टली यहां पर नहीं बैठता, राइट। इसी वजह से डी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो उद्गम पोर्टल स्टैंड करता है, मतलब इसका फुल फॉर्म यहां पर क्या है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, कि एक ऑनलाइन रिसोर्स यहां पर लॉन्च किया गया RBI द्वारा ताकि लोगों का अगर कोई पैसा ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स में पड़ा हुआ है तो उसको वो ढूंढ सके, इंफॉर्मेशन अपनी वहां पर हासिल कर सकें कि हाँ जी हमारा पैसा ऐसे डिपॉजिट्स में वहां पर पड़ा है, राइट। तो बेसिकली जितनी भी आपके डिपॉजिट्स की इंफॉर्मेशन है अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स, वो आपको सभी इंफॉर्मेशन उद्गम पोर्टल पे यहां पर मिल जाएगी, ताकि ऑब्जेक्टिव ये रखा गया है कि आपको सभी बैंक्स को अलग से जाके अप्रोच ना करना पड़े, तो आपके पास यहां पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे, राइट। तो ये इंडिविजुअल्स के लिए भी एप्लीकेबल है एज वेल एज जो आपकी कंपनीज हैं उनके लिए भी यहाँ पर एप्लीकेबल है, एंड उस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ये करता है। तो आई होप ये पूरी कहानी यहाँ पर आपको क्लियर होगी हो। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उद्गम आपका किसी भी तरीके से won't claim the money for you, right? It will just show the details कि भैया आपका पैसा कहाँ पड़ा है, आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इस प्रकार से आप उस पैसे को क्लेम कर सकते हैं, कैसे उस बैंक को आप अप्रोच कर सकते हैं। मतलब इस पोर्टल के माध्यम से आप उस अनक्लेम डिपॉजिट को ये नहीं कह सकते कि भैया मेरा ये पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल, लास्ट सवाल हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड, IMPS, RTGS, नेफ्ट, या बहुत बार सुनते होंगे, यूज भी करते होंगे। 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो यहां पर बताना है। पहले में करें कि कोई भी लिमिट इंपोज नहीं की गई है RBI द्वारा फॉर द फंड्स जो कि नेफ्ट सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं। सेकंड में कहा जा रहा है नेफ्ट एज वेल एज RTGS दोनों ही क्रेडिट पुल सिस्टम्स हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के। थर्ड में कह रहे हैं IMPS NPCI द्वारा ऑफर किया गया, एंड फोर्थ में कह रहे हैं कि इंडिविजुअल जिनका बैंक अकाउंट नहीं है वो IMPS के माध्यम से फंड्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो 4 स्टेटमेंट से थोड़ा सोचिए इसके बारे में और बताइए कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। तो बेसिकली यहां सिर्फ और सिर्फ हमारी 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहले में को करेक्टली बताया गया कि नेफ्ट पे कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि कितना आपको पैसा यहां पर ट्रांसफर करना है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट नेफ्ट और RTGS ये क्रेडिट पुल सिस्टम नहीं है। क्रेडिट पुल सिस्टम का मतलब यहां पर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन लगा दी कि आप किसी चीज की EMI पे कर रहे हो, तो उस केस में ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन वो क्रेडिट पुल हुआ, राइट, कि आपने एक बार ऑथराइजेशन दे दी, फिर हर महीने आपके खाते से पैसा यहां पर कटता रहेगा। क्रेडिट पुश मतलब क्या हुआ कि हर बार आपको यहां पर कमांड देनी पड़ेगी, खुद से यहां पर पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसका अकाउंट है उसी को खुद से यहां पर पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा अगर वो नेफ्ट और RTGS जैसे टूल्स यहां पर यूज कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि क्रेडिट पुश सिस्टम। हमने पहले भी एक सवाल में डिस्कस किया था इसको, राइट। बाकी रही बात थर्ड स्टेटमेंट की, बिल्कुल करेक्टली है कि NPCI द्वारा ये ऑफर किया गया है। बट रही बात फोर्थ स्टेटमेंट की, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहां पर जो आपके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, राइट, जिसमें आपको किसी बैंक अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं रहती, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से भी आप IMPS का टूल यूज करते हुए ट्रांसफर कर सकते हैं अपने फंड्स, जिसकी वजह से फोर्थ स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है कि जी हाँ, बिना बैंक अकाउंट्स के भी आप IMPS को यहां पर यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो ये 4 स्टेटमेंट्स थी।
जिनसे रिलेटेड 2 करेक्ट थी, 2 इनकरेक्ट थी, जिसकी वजह से बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था और वही इन्फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो आई होप पूरी कहानी यहाँ पर आपको समझ में आ गई हो। जो 5 सवाल हमने डिस्कस किए हैं अच्छे से आपने अटेम्प्ट किए हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा एंड इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर हम दिन के 5 सवाल डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है यार कि हम आपका जो प्रिपरेशन है उसकी जो टेस्टिंग का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है उसको टाइम टू टाइम यहाँ पर करते रहें ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि हाँ जी यार ये वाली चीज़ें भी मुझे सीखनी है। तो जाहिर सी बात है 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो आपका रिवीजन हो गया होगा या आपको यहाँ पर वैल्यूएडिशन हुआ होगा। तो अगर वैल्यूएडिशन हुआ है आज के सेशन से तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा टर्म वैल्यू एडिशन। थोड़ा अच्छा लगता है हमें भी देख के कि चलो कुछ जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं उसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहे, कोई किसी प्रकार की समस्या रहे तो एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा, अच्छे से एक्सप्लेन की गई है हर एक चीज़, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोशिश यही की जाती है कि जो ये पूरी प्रोसेस है यूपीएससी प्रिपरेशन की उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड रखा जाए, आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड की जाए, राइट। चलिए जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन कि सिंस टेस्टिंग की यहाँ पर बात हो रही है तो शिखर टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा यहाँ पर लॉन्च की गई है, ठीक है जी। देखिए किसी भी टेस्ट सीरीज के 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, एक तो सिलेबस की कवरेज हो जाए, करंट अफेयर्स हो जाए एंड मल्टीपल रिवीजन हो जाए टेस्टिंग के माध्यम से। वो तीनों चीज़ें इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको चेकआउट करना है तो शेड्यूल भी इसका मेंशन है हमारी वेबसाइट पे, जाके शेड्यूल चेक कीजिए। कुछ टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं बट दैट डज नॉट मीन कि आप नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको एडवाइस करूंगा, बहुत ही फैकल्टी द्वारा ये पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज क्यूरेट की जा रही है, सोच समझ के यहाँ पर क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चंस यहाँ पर रखे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप इस चीज़ में एनरोल कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।